नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख 5 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये देखिए हेडलाइन क्या है। आज का हेडलाइन है कि जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2023 कौन सा, तो 2023 में भारत सरकार ने एक्ट लाया किसको लेकर, बर्थ और डेथ को जो रजिस्टर्ड जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, बात खत्म। इसको लेकर एक एक्ट लाया जिसमें पहले क्या था प्रमाण में कि अगर बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके जन्म के पश्चात उसके फैमिली का रिलीजन क्या है इसके बारे में उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब भारत सरकार परिवर्तन करने जा रही है जिसमें जो पेरेंट्स होंगे, जैसे माता हो गया मदर और फादर पिताजी हो गए, इन दोनों के अलग अलग जो रिलीजन है अगर, तो उनको भी रजिस्टर किया जाएगा। इन दोनों के रिलीजन को अलग से लिखा जाएगा। अगर सेम रिलीजन है तो भी लिखा जाएगा और अलग अलग है तो अलग अलग तो लिखा ही जाएगा। ये तो हो गया अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो। अगर कोई कपल हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने बच्चे को गोद लिया है, जिसको एडॉप्शन बोलते हैं, अगर उन्होंने एडॉप्ट भी किया है तो भी मदर का रिलीजन अलग से रजिस्टर किया जाएगा और फादर का रिलीजन अलग से रजिस्टर किया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले परिवार का रिलीजन पूछा जाता था कि आपके परिवार का क्या रिलीजन है। इसमें क्या होता था, अगर मदर किसी और रिलीजन से है या फादर किसी और रिलीजन से है तो उस समय दुविधा प्रकट हो जाती थी कि क्या रिलीजन बताया जाए। इससे एक चीज़ अच्छा होगा कि अगर मदर कोई और रिलीजन से है या फादर कोई और रिलीजन से है तो अलग अलग रिलीजन को आसानी से बताया जा सकता है। तो इस एक्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है बर्थ एंड डेथ एक्ट 2023, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे क्या है ये और क्यों लाया गया था, पर्पस क्या था और कौन कौन से इसके प्रावधान हैं, उसको तो डिटेल में पढ़ेंगे ही। लेकिन इस एक्ट के तहत में एक चीज़ सुविधा की गई थी, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको भारत सरकार का जो पोर्टल है उस पर आपको डिजिटली रजिस्टर करना पड़ता है और डिजिटल प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो जाता है। बच्चे का प्रमाण पत्र जो होता है बर्थ का, आजकल वो बहुत जगह पर यूज किया जाता है और सरकारी स्कूल में एडमिशन से लेकर बहुत सारे सुख सुविधाओं के लिए उसको उपयोग किया जाता है। इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और न्यूज़ है आर्टिकल में जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, वो है कच्चा तिब्बत द्वीप को लेकर, ओके। और इस द्वीप को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो श्रीलंका भी इस विवाद में शामिल हो गया है। उसने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है कि आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। श्रीलंका ने बोला है कि भारत सरकार से इस द्वीप के मामले को लेकर कोई बातचीत होगी ही नहीं, क्योंकि 50 साल पहले भारत सरकार ने ये द्वीप हमें दे दिया था। जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने कोई द्वीप श्रीलंका को दे दिया था तो उस पर फिर से बातचीत करना कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन पॉलिसी को नुकसान करेगा और भारत का जो स्टैंड है उसके बारे में ये बात आएगी कि सरकार बदलने पर यहाँ पर कुछ भी बदल सकता है। तो ये कुछ आशंकाएं हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है। उसको ज़रा देखते हम लोग आज के आर्टिकल में डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्या उसके भाई पक्ष में पॉइंट हैं, क्या विपक्ष में पॉइंट हैं, किस प्रकार से द्वीप हमारे लिए मायने रखता है, उसको भी ज़रा सा समझेंगे, ओके। चलिए देखते हैं आज का आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है ये 3 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस से प्रकाशित हुआ था और उसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है कि चाहे वो मालदीव हो जो अब चीन के द्वारा साथ बढ़ते समुद्री संघर्ष के बीच भारत के लिए अधिक महत्व रखने लगा है, या प्रशांत द्वीपीय समूह में से संसाधन संपन्न पापुआ न्यू गिनी हो के साथ भारत की नई संलग्नता, मॉरिशस के आगालेगा द्वीप पर हमने अवसंरचना का निर्माण शुरू किया है, पूर्वी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग या पूर्व में स्थित अंडमान, पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप, कच्चा द्वीपों को विकसित करने पर सरकार का ध्यान, ये सभी हमारे भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स में द्वीप के महत्व को रेखांकित करता है कि द्वीप का जो महत्व है वो हमारे जियोपॉलिटिक्स में किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आसन्न लोकसभा चुनाव के परिदृश्य के में एक बार फिर से कच्चा द्वीपीय विवाद सामने आ गया है और ये मुख्य रूप से आप अगर मुझसे पूछे तो पॉलिटिकल ही है मुद्दा। दरअसल में एक आरटीआई डाला गया, आरटीआई में कुछ बातें सामने आई, उसके पश्चात से ये जो विवाद है वो खिंचता ही चला जा रहा है। और तमिलनाडु की राजनीति में जो वर्तमान ये सरकार है वहाँ का, उसको परेशान कर रहा है कहीं ना कहीं ये मुद्दा, ठीक है। वहाँ की जो स्टेट की सरकार है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। तो केंद्र सरकार ने भी जवाब दिया कि जब कच्चा तिब्बत को लेकर समझौता किया गया था तब डीएमके, जिसकी सरकार अभी तमिलनाडु में, उसको भी एक पक्ष के तौर पर शामिल किया गया था उस समझौते में कि आप भी शामिल होइए और आप भी इस पर देखिए क्या क्या बातें हो रही है। तो ये तो पूरा हो गया पॉलिटिक्स की चीज़ें। अब हम आते हैं अपने काम की चीज़ों पर। कौन कौन से अपने काम की चीज़ें हैं भाई? तो कच्चा तिब्बत द्वीप, परिचय क्या है इस द्वीप, कहाँ पर है ये द्वीप का लोकेशन, तो मैंने आपको बताया ही था कि भारत के दक्षिण में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य जो है उसी में स्थित है ये। इनमें से बड़े द्वीप को कच्चा तिब्बत जबकि छोटे को इमरावन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये क्या पूछ लेगा कि कच्चा द्वीप तो सब लोगों को पता है, लेकिन इमरावन
इमरावन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका पाक जलडमरू मध्य में। एवं श्रीलंका दोनों के मत्स्य ग्रहण गतिविधियों में उनके महत्व के कारण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं ये दोनों क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ के मछुआरे बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। मछुआरों का मुद्दा कच्चा तीवू का स्वामित्व भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, विशेष रूप से आसपास के क्षेत्र में मछली पकड़ने को लेकर। तमिलनाडु के मछुआरे इससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि इस क्षेत्र मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों का दावा करते रहे हैं और उनको श्रीलंकाई नेवी द्वारा परेशान किया जाता है। कच्चा तीवू को श्रीलंका को सौंपे जाने के परिणाम स्वरूप भारतीय मछुआरों को द्वीप के आसपास पारंपरिक मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों तक पहुंच पर प्रतिबंध लग गया है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। राजनीतिक व कानूनी रूप क्या है? राजनीतिक रूप से कच्चा तीवू के मुद्दे का इस्तेमाल भारत और विभिन्न दलों द्वारा इस मामले पर सरकार के रुख की आलोचना करने के लिए किया गया है। इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपने वाले समझौते की वैधता के संबंध में कानूनी चुनौतियां भी पेश की गई है। किस आधार पर यह श्रीलंका को सौंप दिया गया था? अभी आधार क्या है उसको आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है कि 100वां संशोधन क्या है संविधान का? 100वां संशोधन क्या है आप मुझे बताइए। 101वां तो जीएसटी है। 100वां संशोधन क्या है? 100वां संशोधन है जब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा विवाद था उसको सुलझाने के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश को कुछ ज़मीन का हस्तांतरण किया गया और बांग्लादेश द्वारा कुछ क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया गया। तो यानी कि संविधान में संशोधन के द्वारा संसद के द्वारा किसी भी भारत के भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। लेकिन कच्चा तीवू द्वीप के मामले में आपको इस तरह का संशोधन कोई बड़ा नहीं दिखेगा और उसको कहीं न कहीं बताया जाता है जैसा एक्सपर्ट के द्वारा कि मनमाने ढंग से उसको दे दिया गया। किस आधार पर दिया गया इस आधार को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, देने के तरीक़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, द्विपक्षीय चर्चाएं मुद्दे के विवादास्पद प्रवृत्ति के बावजूद भारत और श्रीलंका तमिलनाडु के मछुआरों की चिंताओं को दूर करने के लिए द्विपक्षीय चर्चा में संलग्न रहे। इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए संयुक्त गश्त व संयुक्त मत्स्य ग्रहण क्षेत्र जैसे विभिन्न प्रस्तावों को सुझाव दिया गया कि एक ऐसा मत्स्य ग्रहण क्षेत्र रखते हैं जिसमें दोनों देश के जो मछुआरे हैं वो आकर यहाँ पर क्या कर सकें, तो अपना अपना मछली पकड़ सकें और अपना अपना जीविका चला सकें। तो ये इसका समाधान हो गया है कि समाधान अलग अलग समय पर पेश किए गए हैं। यहीं पर देखिए ये कौन सा है, तो ये द्वीप, ये जाफना रीजन है। मैंने उस दिन भी समझाया था आपको। यहीं पर है कच्चा तीवू द्वीप। ये रामेश्वरम का इलाका है अपने देश का, तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम भाग। भारत श्रीलंका संबंध की वर्तमान स्थिति क्या है? ऐतिहासिक संबंध हमारे बहुत ही अच्छे रहे हैं, हमेशा से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। बौद्ध धर्म जिसकी उत्पत्ति भारत में ही श्रीलंका में भी एक महत्वपूर्ण धर्म है। बौद्ध धर्म के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ आज। अगर ये भारत है तो भारत के या इसके दक्षिण में आप जहाँ पर भी देखेंगे तो वहाँ पर कौन सा संप्रदाय दिखेगा आपको? तो वज्रयान हीनयान। कौन सा? तो हीनयान, जिससे भगवान बुद्ध को एक बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में पूजा जाता है, न कि देवता के रूप में। उनमें देवत्व तो नहीं है। उनके जो भगवान बुद्ध के प्रवचन हैं उसी को प्रवचन माना जाता है। जबकि भारत के उत्तर में किस संप्रदाय का विकास हुआ? तो महायान। किसका? महायान, जिसमें बौद्ध में भगवान बुद्ध में देवत्व का आरोपण किया गया, भगवान बुद्ध को देवता के रूप में पूजा गया। और कहीं न कहीं हिंदू धर्म वाला जो चीज़ें थी जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा आरती ये सब की जाती है वो उसमें समाहित हो गया, तो महायान है वो। तो भारत के उत्तर में आपको दिखेगा महायान। जैसे जापान जाएंगे तो वहाँ पर महायान दिख सकता है आपको। श्रीलंका जाएंगे तो वहाँ पर हीनयान संप्रदाय का आपको प्रभुत्व दिखेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। महायान और हीनयान में अंतर जो है यूपीएससी में पूछा गया है, पीटी में कई बार आपसे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लीजिएगा। भारत से वित्तीय सहायता। भारत ने श्रीलंका के आर्थिक संकट के समय बहुत ही भारी स्तर पर उसको वित्तीय सहायता दिया है, बहुत ही बड़े स्तर पर उसको $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब में सहायता प्रदान की है और हमेशा से ही करता आया है। ओके, उस दौरान में भारत ने उसकी हमेशा से मदद की है। ऋण पुनर्गठन में भी भूमिका निभाई है। श्रीलंका को उसके ऋण के पुनर्गठन मदद करने के लिए भारत ने IMF और ऋणदाताओं के साथ सहयोग के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। भारत, चीन, जापान के बीच भारत पहला देश था जिसने श्रीलंका के वित्त पोषण ऋण पुनर्गठन के लिए अपना समर्थन पत्र सौंपा था और इससे श्रीलंका को ऋण भी आसानी से मिला है। कनेक्टिविटी के लिए संयुक्त दृष्टिकोण पर भी हम काम कर रहे हैं। आपको एक चीज़ बताता हूं, चुनाव खत्म होने दीजिए, ये कच्चा तीवू द्वीप का जो मामला है उड़ जाएगा हवा में। दोनों देश एक संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं जो व्यापक कनेक्टिविटी, पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग, लॉजिस्टिक, बंदरगाह, हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। बीमस्टेक और सार्क 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हम दोनों एक साथ काम करते हैं। उसके अलावा अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने यानी कि भारत और श्रीलंका की इकोनॉमी को जोड़ने के लिए, विकास को बढ़ावा
देने के लिए आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर भी हमने तलाश रहे हैं कि इस क्षेत्र में भी हम समझौता करें। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जो है उस पर भी आने वाले दिनों में साइन होगा। उसके अलावा करेंसी स्वैप को लेकर, करेंसी हम अपना करेंसी देकर उनका करेंसी ले सकते हैं, करेंसी स्वैप का भी प्रावधान भारत और श्रीलंका के बीच रखा गया है। बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन पर समझौता, पेट्रोलियम के लिए एक पाइपलाइन ही क्यों न बिछाया जाए जिससे श्रीलंका जो है पेट्रोलियम आसानी से प्राप्त कर सके। भारत और श्रीलंका दोनों भारत के दक्षिण भाग से श्रीलंका तक एक बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन, मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। आने वाले समय में श्रीलंका को भारत से पेट्रोलियम के पाइपलाइन के द्वारा जोड़ दिया जाएगा जिससे सप्लाई बेहद आसान हो जाएगा। यूपीआई सेवा को श्रीलंका के द्वारा अपनाया गया है। दोनों देश के बीच में फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने के महत्वपूर्ण कदम है। यूपीआई को अपनाया गया है वहाँ पर। यूपीआई ध्यान में रखिएगा, 2 यूपीआई क्या है जो आप यूज करते हैं उसी की बात करें। बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी है दुनिया भर का पेमेंट के मामलों में। मैंने कितनी बार आपको बताया है ये चीज़। आर्थिक संबंधों की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। श्रीलंका के 60% से अधिक निर्यात भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाते हैं। भारत श्रीलंका में एक प्रमुख निवेशक भी है। भारत परंपरागत रूप से श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक रहा है। श्रीलंका सार्क में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक रहा है। बात कहने की ये है ना गुरु, बात बस ये है कहने की कि भारत और श्रीलंका का संबंध हर क्षेत्र में हमेशा से अच्छे रहे हैं। कुछ चुनौतियां भी आई हैं, चीन को लेकर कुछ चुनौतियां आई हैं, लेकिन फिर भी हमारे संबंध जो हैं वो अच्छे ही रहे हैं। 2021 में 5.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है और द्विपक्षीय व्यापार भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 2022 में 1 लाख से अधिक पर्यटकों के साथ भारत श्रीलंका के लिए पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत भी था। सबसे ज़्यादा श्रीलंका में पर्यटक भारत से ही जाते हैं और पर्यटन का क्षेत्र जो है वो श्रीलंका के लिए प्राणवायु के तौर पर ही है। कोरोना में पर्यटन उसका ख़त्म हो गया था और भी कुछ वहाँ के सरकारी कदम ऐसे थे जिसके कारण से उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई थी। 2022 में तो आपने हाल देखा ही, वहाँ के राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में लोग नहाने चले गए थे, घुस गए थे राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री हाउस में। तो ये जो स्थिति बनी थी उसके पीछे कोरोना, पर्यटन का गिरना, कृषि का गिरना, ये कुछ बड़े फैक्टर माने जा रहे थे। भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ सैन्य अभ्यास भी होते हैं जैसे मित्र शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। मित्र शक्ति अभ्यास, नौसैन्य अभ्यास स्लीनेक्स आयोजित किया जाता है। आपसे मैं एक सवाल अब यहाँ पर पूछूंगा, भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत और नेपाल के बीच में आप मुझे बताएंगे, जरा पढ़िए, सर्च कीजिए, बताइए। कच्चातीबी द्वीप के संबंध में भारत श्रीलंका संबंध किस प्रकार से विकसित हुए हैं? अब जरा इसको पढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल 19वीं सदी श्रीलंका ने क्षेत्राधिकार के साक्ष्य के रूप में 1505 से 1658 तक द्वीप पर पुर्तगालियों के नियंत्रण का हवाला देते हुए कच्चातीबी पर अपनी संप्रभुता का दावा किया था कि पुर्तगाली यहाँ पर थे, इसलिए अब ये पुर्तगाली गए तो हमारा हो गया ये। औपनिवेशिक युग में इस लघु द्वीप पर अंग्रेजों का शासन था। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि तमिलनाडु में रामनाड या वर्तमान रामनाथपुरम के राजा के पास इस द्वीप का स्वामित्व था जो बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। अगला क्या है कि 20वीं सदी में परिवर्तन है। श्रीलंका और भारत दोनों ने 1920 के दशक में कच्चातीबी पर मछली पकड़ने के विशेष अधिकार की तलाश की जिससे लंबे समय तक विवाद चला। 1940 के दशक में दोनों देश की स्वतंत्रता के बाद भी यह मुद्दा बना रहा। 1968 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा के दौरान कच्चातीबी पर श्रीलंका के संप्रभुता का दावा करते हुए आधिकारिक तौर पर इस मामले को कब उठाया था? तो 1968 में। इसके बाद भारत और श्रीलंका के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और श्री मावो भंडारनायके के बीच क्रमिक वार्ता के परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने 1974 में एक समझौता हस्ताक्षर किया और 1976 ईस्वी में इसको हस्तांतरित कर दिया गया। किसको? तो श्रीलंका को। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इस समझौते ने ऐतिहासिक साक्ष्यों, कानूनी सिद्धांत, पूर्व दृष्टांतों के आधार पर एक सीमा को परिभाषित किया जो कच्चातीबी को श्रीलंका के पश्चिमी तट से 1 मील की दूरी पर उसके अधिकार क्षेत्र में शामिल करता था। श्रीलंका के पश्चिमी तट से मात्र 1 मील की दूरी पर है ये द्वीप, इसलिए इसको क्या किया गया? श्रीलंका को दे दिया गया। भारतीय मछुआरों के लिए महत्व था इसका। समझौते के अनुच्छेद 4 में यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक राज्य के पास पाक जलडमरू मध्य पाक खाड़ी में समुद्री सीमा किनारे के जल, द्वीपों, महाद्वीपीय शेल्फ, उपमृदा, संप्रभुता एवं विशेष क्षेत्राधिकार नियंत्रण प्राप्त होगा। कच्चातीबी द्वीप के बारे में माना गया कि यह श्रीलंकाई जल क्षेत्र में ही आता है। ये कब मान लिया था हमने? 1974 और 76 के जो समझौता हुआ उसी के दौरान हमने मान लिया था ये चीज़। अब इसका विवाद फिर से जन्म ले रहा है एक RTI के कारण से। अगले अनुच्छेद में कहा गया कि भारतीय मछुआरे एवं तीर्थ यात्रियों को पहले की तरह द्वीप तक पहुंच प्राप्त होगी। इन उद्देश्यों के लिए श्रीलंका से यात्रा दस्तावेज या वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बाद में इस फैसिलिटी को भी कम कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया।
अब इस पर आपने एक चीज़ गौर किया कि इस पर जो तीर्थ यात्री क्यों जाएंगे, मुझे बताइए। क्योंकि तमिल संत कौन, तिरुवल्लुवर, उनसे जुड़ा हुआ है ये द्वीप। इसके कारण से भी श्रीलंका जो तमिलनाडु के लोग हैं उनके काफ़ी मानते हैं इस द्वीप को, और वो जाना भी चाहते हैं इस द्वीप पर धड़ल्ले से, जैसे भारत का कोई द्वीप हो। इसलिए भी ये विवाद थोड़ा सा सेंसिटिव है। अगला देखिए क्या, अगला मैं इस द्वीप के कुछ प्रासंगिकता को बताता हूँ। इससे पहले है कि भारत ने दुनिया भर में कहाँ कहाँ पर हमारे द्वीप को लेकर अलग अलग क्या है, तो भू राजनीतिक हित है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन पहले इसकी प्रासंगिकता को देखिए क्या है। राजनीतिक महत्व क्या है, भू राजनीतिक अवस्थिति, कच्चा द्वीप बाक जलडमरू मध्य में राजनीतिक अवस्थिति रखता है। रणनीतिक, जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी और हिंद महासागर जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। कच्चा द्वीप पर नियंत्रण भारत को जहाज़ों की आवाजाही, संभावित सुरक्षा खतरों सहित विभिन्न समुद्री गतिविधियों की निगरानी में लाभ प्रदान कर सकता है। आर्थिक महत्व भी है। कच्चा द्वीप के आसपास में मछली काफ़ी बड़े मात्रा में पाए जाते हैं, जो यहाँ के आर्थिक महत्व को भी है। उसके अलावा पर्यटन जैसी संभावनाएं भी खूब है यहाँ पर, इससे भी हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐतिहासिक या सांस्कृतिक संबंध क्या है, कच्चा द्वीप भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के सदियों पुराने पारंपरिक अधिकारों का दावा किया जाता है। इस केवल मछली तक बात सीमित नहीं है, बात है जियोपॉलिटिक्स की और बात है रणनीतिक अवस्थिति की। जब श्रीलंका में चीन की उपस्थिति बढ़ रही है तो श्रीलंका का आसपास हम क्यों न घेरें। जरा एक बार प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा। हमने द्वीप भले ही 50 साल पहले आपको दे दिया, नहीं 50 साल पहले आपकी और हमारे रिलेशन भी तो अलग थे। आप चीन को लेकर हमें ब्लैकमेल भी तो नहीं करते थे। समझिएगा जरा, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। आए दिन चीन के रिसर्च व्हीकल जो हैं वो श्रीलंका में आके खड़े हो जाते हैं, वहाँ से पूरे दक्षिण भारत की निगरानी की जाती है। तो हम फिर क्यों दे दें आपको द्वीप भाई, आपको दिया भी है तो भी वापस ले लेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं जरूरी कदम है कि उससे द्वीप वापस लिया जाए। आप अपने में सुधार कीजिए, तब जाके हम भी सुधरेंगे। सीधी सी बात होती है, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी इमोशनल रिलेशन काम नहीं करता है। ठीक है। सांस्कृतिक संबंध क्या है, इस द्वीप को भारत और श्रीलंका में तमिल समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह प्रसिद्ध तमिल संत तिरुवल्लुवर से संबंधित। इनकी किताब का नाम क्या है, कुरल। कुरल नाम है। इसी का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद जो होता है उसको प्रधानमंत्री महोदय जब भी दुनिया में कहीं पर जाते हैं तो बांटते हैं। गीता के अनुवाद को बांटते हैं और कुरल के अनुवादों को बांटते हैं प्रधानमंत्री जी। कुरल तमिल फिलॉसफी का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। और सबसे बड़े तमिल फिलॉसफर कौन है, तो वो हैं तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर के बारे में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कुरल के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, मैंने बहुत बार पढ़ाया है कुरल के बारे में। ओके। कानूनी राजनयिक निहितार्थ क्या है, राजनयिक संबंध वर्ष 1974-76 के समझौते के माध्यम से कच्चा द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने के बावजूद कच्चा द्वीप का मुद्दा भारत श्रीलंका संबंधों के निहितार्थ रखता है, जो प्रायः मछली पकड़ने का अधिकार, समुद्री सहयोग सहित विभिन्न मामलों पर द्विपक्षीय चर्चाओं और बातचीत को प्रभावित करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, कच्चा द्वीप विवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुप्रयोग, विशेष रूप से क्षेत्रीय संप्रभुता, समुद्री सीमाओं, तटीय राज्यों का अधिकार के बारे में व्यापक प्रश्न उठाता है। प्रादेशिक जल, श्रीलंका द्वारा द्वीप पर नियंत्रण का भारत के प्रादेशिक जल और क्षेत्र में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। और कोई भी चीज़ एक ही तरफा नहीं होता है। हमने आपको $4 बिलियन का मदद देते हैं, कच्चा द्वीप दे दिया, जब जब संकट आई तब तब मदद दिया, खाद दिया, तेल दिया, पीने को पानी दिया, खाना दिया, पर्यटक दिया। अब बदले में क्या, तो चाइनीज रिसर्च व्हीकल हवन टोटा पर खड़े होकर पूरे दक्षिण भारत की निगरानी करते हैं। ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। ठीक है। तो ये पूरा आपको पूरा मैंने विवाद समझाया है, महत्व भी समझाया है। महत्व जरूर ध्यान में रखिएगा इसका। महत्व को ऐसे ही बांट कर लिखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो राजनीतिक महत्व, आर्थिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इसको इसी प्रकार से बांट कर लिखिएगा। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध क्या है, उसको भी बांट कर ही लिखा कीजिए। राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध, सामरिक संबंध क्या हो सकते हैं। सामरिक में हमेशा रक्षा सुरक्षा की बात आती है, तो उसको भी अलग से लिखिएगा। IR को लिखना बड़ा ही आसान होता है, बस उसके डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला कौन सा है, तो अगला है आपका जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 में ये विधेयक लाया गया। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। कई बार आपसे एक्ट के बारे में सीधा सीधा स्टेटमेंट बनाकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला परिवर्तन क्या किया गया है कि पहले था कि परिवार का रिलीजन क्या है, अब क्या हो सकता है, तो रिलीजन कभी परिवार का नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार को ध्यान कीजिए जरा। चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानता था, तो शुरुआत में तो हिंदुइज्म को था, हिंदुइज्म फॉलो करता था, बाद में जैन बन गया था। ठीक है। इसका पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार किसका, तो आजीवक। इसका पुत्र अशोक। ये भारत के प्राचीन प्रणाली को मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें धर्म जो होता था
ये व्यक्तिगत चीज़ होता था। कोई व्यक्ति एक ही परिवार के अंदर अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग पंथ को फॉलो करते थे, जिसमें जो अशोक था, सम्राट अशोक, सम्राट जो महान अशोक हुए हैं, वो पहले शैव थे। क्या थे पहले? शैव। बाद में क्या हो गए? तो बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको? मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही परिवार में अलग अलग रिलीजन के भी हो सकते हैं। क्योंकि अब का जो दौर है 2023-2024 का दौर या नए दौर की बात करें तो इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में। तो ये भी ज़रूरी है कि माता और पिता जो हैं उनके रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको अलग अलग ही क्यों ना रजिस्टर किया जाए। अगर कहीं परिवार का रिलीजन लेंगे और अलग अलग रिलीजन से एक ही परिवार में लोग रह रहे हैं, एक ही परिवार में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, या हिंदू है या सिख है, या हिंदू है, हिंदुइज्म में ही सिख शामिल हो जाता है, सिख तो अलग नहीं है, हिंदू है या ईसाई है मान लीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे? तो वो एक ही परिवार का रिलीजन बताना पड़ता है, यानी कि किसी एक रिलीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो इस चीज़ की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं हासिल होगी। लेकिन क्या है, एक ही पक्ष बता रहा हूँ मैं, तो अभी दूसरा पक्ष भी हम लोग कवर करेंगे। देखिए क्या है, ये तो पूरा न्यूज़ का कटिंग मैंने डाल दिया है। जन्म मृत्यु संशोधन विधेयक 2023 का पंजीकरण, ये संशोधन विधेयक है। संशोधन का तात्पर्य होता है एक्ट इससे पहले ही था जिसमें संशोधन किया गया। एक्ट कब था? 1969 का। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जन्म मृत्यु के विनियम पंजीकरण का प्रावधान करता है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पहला ही ये रहा देखिएगा, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के तहत में आता है। पीटी का भयानक फैक्ट हो गया, ये पूछ सकता है आपसे, जो संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों की इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति देती है। और अगर संसद का कानून बना हुआ है तो राज्य सरकारों का कानून जो है वो गौण हो जाता है इस पर। ओके, अगला देखिए क्या है, प्रमुख विशेषताएं। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र। पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाना पड़ता था, अब डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। यह विधेयक डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र की अवधारणा पेश करता है, जो कई उद्देश्यों के लिए एक व्यापक दस्तावेज के रूप में काम करेगा, जिससे जन्म वितरण सत्यापित करने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता कम हो जाएगी। आधार विवरण। विधेयक माता पिता और सूचना देने वालों के आधार के विवरण को जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ने का प्रस्ताव है, और ये अनिवार्य भी है कहीं न कहीं कि आधार से आप बच्चों को जोड़ेंगे। आधार समावेशन का दायरा चिकित्सा अधिकारियों, जेलरों, संस्थानों प्रबंधकों सहित विभिन्न रिपोर्टिंग प्राधिकरण तक विस्तारित है। केंद्रीकृत डेटाबेस जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड को प्रबंधित करने, कुशल सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करने, सटीक व अद्यतन जानकारी बनाए रखने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का क्या तात्पर्य है कि पूरे देश भर से आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे क्या हो, एक एकीकृत जन्म और मृत्यु का हमारे पास क्या हो, डेटाबेस हो। अब इसका हम कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं? किसी योजना के निर्माण में, किसी योजना की पहुंच सुनिश्चित करने में, लाभार्थियों की पहचान में, बच्चे के किसी प्रमाण पत्र को बनाने में, आगे के जब बच्चा बड़ा होगा तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में कहीं पर कोई प्रमाण पत्र चाहिए, वोटर आईडी डिसाइड करने में। जैसे ही हम देखेंगे उस डेटाबेस में 18 वर्ष का हो गया है तो उसका वोटर आईडी रजिस्टर करके इशू करके हम उसको भेज देंगे। तो ये सब कुछ सुविधाएँ हमें प्राप्त हो जाती है जब हम डिजिटली चीज़ों को संग्रहित करते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र के अलावा केंद्र की डेटाबेस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR, राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण को भी अपडेट करेगा। अब कोई बच्चा जन्म ले रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, तो उससे क्या होगा, जनसंख्या रजिस्टर भी एक अपने आप तैयार होता जाएगा। विधेयक में राज्यों के लिए केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल पर जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करना तथा डेटा को भारत के महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, के साथ साझा करने का अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। अनिवार्य बनाया गया कि राज्य सरकारें अगर कोई चीज़ रजिस्टर कर रही हैं तो उसको केंद्र के साथ में साझा करना अनिवार्य होगा। अनिवार्य जो प्रावधान होते हैं वो उसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट करके लिखा कीजिए, ठीक है। लाभ क्या है? केंद्रीय डेटाबेस से सूचना का एक विश्वसनीय वो एकीकृत स्रोत प्रदान करने से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। एकल डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग नागरिकों के लिए शैक्षणिक प्रवेश, सरकारी नौकरी सभी में किया जा सकता है। ये सब तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। यह विधेयक भारत सरकार द्वारा डिजिटल परिवर्तन हेतु किए जाने वाले प्रयासों का अनुरूप है, जो बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है कि भारत सरकार धीरे धीरे करके हर चीज़ को डिजिटल कर रही, उसी में अगला कदम है ये, ठीक है। कुछ चिंताएं भी हैं। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव के आधार पर बच्चों को विद्यालय में प्रवेश न देना शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। अब मान लीजिए बच्चे का जो जन्म है वो किसी ऐसे आउटर इलाके में हुआ जहां इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, और अगर उसके स्कूल प्रवेश या कहीं पर भी कोई सुख सुविधा से वंचित रह जाता है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का सबब होगा कि भाई कोई भी बच्चा छूट न जाए पीछे।
इस विधेयक ने नागरिकों को निजता का अधिकार को सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता के लाभ प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकी के मध्य संतुलन को लेकर विवाद उत्पन्न कर दिया है कि कहीं न कहीं निजता का उल्लंघन हो सकता है इससे। तो ये कुछ चिंताएं हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या अगला है इसी में कि विधेयक के प्रावधान जो है संभावित रूप से शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार जैसे संवैधानिक अधिकारों के मध्य में टकराव को जन्म दे सकते हैं। इस विधेयक को पारदर्शिता के आधार पर विरोध का सामना करना पड़ा है, जबकि आलोचकों ने डेटा संग्रह और उसके उपयोग के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर ही सवाल उठाए हैं कि सरकार डेटा क्यों संग्रह करना चाहती है। तो चिंताएं तो करेंगे, देखिए चिंता करने वाले चिंता करेंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ विपक्ष में तो पॉइंट होंगे ही होंगे, लेकिन पक्ष में भी कुछ पॉइंट है। दोनों को बैलेंस करके अपना आंसर लिखिएगा। और तो इसमें कुछ है नहीं, और इस टॉपिक को हम अभी करो करते हैं, लेकिन अगले न्यूज़ पर चलते हैं। पहले न्यूज़ को देखिए, उसके बाद बिहार स्पेशल पर भी आएंगे हम लोग। अगला न्यूज़ क्या है? अगला जो न्यूज़ है वो है कि कुछ दिन पहले ही फिलीपींस और चीन के बीच में दक्षिण चीन सागर में विवाद बढ़ गया था। तो आपसे ये पूछ सकता है कि सवाल पीटी में कि दक्षिण चीन सागर के तट के इलाके के किस देश ने चीन को काउंटर करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में नेवल एक्सरसाइज शुरू की है, नेवल एक्सरसाइज शुरू करने की कोशिश की है या अनुमति दे दी है? तो वो है कौन सा देश? तो फिलीपींस है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि जो फिलीपींस है वो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और जापान के जो नेवी हैं उनके साथ दक्षिणी चीन सागर में, जिस पर चीन अपना क्लेम करता है कि ये मेरा है, उस दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस जो है ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करवाने जा रही है। और ये बहुत ही बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। 7 अप्रैल से ये शुरू होने जा रहा है। इसमें बस इतना ही ध्यान रखिएगा। बाकी दक्षिण चीन सागर का लोकेशन बहुत बार मैंने दिखाया है आपके सामने। अगर वर्ल्ड मैप चिपका हुआ हो तो उस पर जरूर रेखांकित कर लिया कीजिए इस तरह की चीज़ों को। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला जो न्यूज़ है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है। इसमें क्या है कि 3D मैप ऑफ यूनिवर्स का ब्रह्मांड का 3D मैप बनाया गया है। तो हम क्या करें? हमारे काम का है कि डार्क एनर्जी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में। एक डार्क वेब सीरीज़ भी है, अगर आपको फुर्सत मिले कभी। इससे संबंधित नहीं है लेकिन टाइम यात्रा से संबंधित है, नेटफ्लिक्स पर है। मैंने जितने भी नॉन हिंदी वेब सीरीज़ देखे हैं उसमें सबसे शानदार है ये डार्क। तो अलग ही है, अलग लेवल का है। इसको देखने के बाद आपको पूरी दुनिया झूठी लगेगी कि सब कुछ तो भ्रम ही है। चलिए इस पे आ जाते हैं। देखिए इसमें दरअसल में है क्या, यूनिवर्स का 3D मैप क्रिएट किया गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साइंटिस्ट भी इसमें शामिल हैं, जिसमें सादाब आलम का नाम आया है और ये रिसर्च में आते हैं। इनके द्वारा इस टीम को लीड किया गया था और इस टीम ने यूनिवर्स का 3D मैप तैयार किया है। ओके, दरअसल में एक ये इंटरनेशनल टीम है जिस टीम में भारत की तरफ से संलग्नता जो थी वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है उसकी एक टीम ने किया, जिसके जो टीम लीडर थे उनका नाम है सादाब आलम, और इन्होंने ही इसको क्या किया था तो लीड किया था। इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज जस्ट रिलीज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव 3 डायमेंशनल मैप ऑफ यूनिवर्स, जिसके द्वारा अब ये संभावना जताई जा रही है कि जो डार्क एनर्जी होती है, डार्क एनर्जी को काली शक्तियों से मत जोड़िएगा, डार्क एनर्जी को बस डार्क एनर्जी ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा इसके बारे में आपको। डार्क एनर्जी जो होती है, डार्क एनर्जी ये जो है इसके बारे में हम जान सकते हैं। और डार्क एनर्जी क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ब्रह्मांड है, दुनिया में नहीं, जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ पाया जाता है तो ये डार्क मैटर ही है पाया जाता है। ये क्या बला है और ये क्या है इसको तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन अगर आपको कभी इंटरेस्ट हो तो क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में पढ़िएगा। कुछ ऐसे नियम और रूल आ रहे हैं सामने फिजिक्स में, जो अभी का वर्तमान का जो फिजिक्स की किताबें हैं उसके जो रूल रेगुलेशन है वो सब के सब अगले 100 से 150 सालों में रद्दी के भाव में बिक जाएंगे। सारे के सारे नियम कानून कायदे जो हैं सब बेकार साबित हो जाएंगे फिजिक्स के। ऐसे ऐसे थ्योरी सामने आ रहे हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, अगर कोई 4 से 5 या कितना भी बिलियन लाइट ईयर दूर कोई वस्तु है और आप यहाँ पृथ्वी पर हैं, तो ये दोनों वस्तु रियल टाइम में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जहाँ पर लाइट को जाने में भी हज़ारों साल लग रहे हैं, वहाँ से कोई चीज़ आपके ऊपर में विद इन सेकेंड प्रभाव डाल सकता है। ये क्या है, क्वांटम इंटेंगलमेंट। मल्टीवर्स की थ्योरी एक आ रही है सामने। मल्टीवर्स क्या होता है, हम एक ब्रह्मांड में हैं,
एक से अधिक ब्रह्मांड हैं। सोचिए, जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का भाग है और हमारा जो गैलेक्सी है वो ब्रह्मांड का एक भाग है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एक से ज़्यादा यूनिवर्स भी हो सकते हैं, इसकी भी थ्योरी अब आ रही है, मल्टीवर्स जिसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डार्क मैटर को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और आपके लिए छोटा सा न्यूज़ है। देखिए, नाइट लॉन्च ऑफ प्राइम अग्नि प्राइम मिसाइल सक्सेसफुल। अग्नि प्राइम को रात में भी लॉन्च किया जा सकता है, इसका टेस्ट फायर कर लिया गया है और ये सक्सेसफुल रहा है। कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के तट से किया गया है अग्नि प्राइम का टेस्ट फायर, और ये रात में भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, रात में भी अपने लक्ष्यों तक सटीक रूप से निशाना साध सकता है। ओके, 1000 से 2000 किलोमीटर का रेंज है करीब इस मिसाइल का। बस इतना ही छोटा सा न्यूज़ था, लेकिन अगला जो न्यूज़ है ना वो क्या है? प्रोजेक्ट आकाश तीर। प्रोजेक्ट आकाश तीर, अब ये क्या बला है भाई? इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और ये क्या है? इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है और ये कहीं ना कहीं उनके युद्ध के क्षेत्र में जो एयर डिफेंस होगा उसको सुरक्षित करेगा। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के बारे में समझते हैं और डार्क मैटर के बारे में समझते हैं और बिहार स्पेशल के बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं पीडीएफ पर। देखिए, बिहार स्पेशल में क्या है कि बिहार को नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त व अनुदान सहायता के रूप में, मतलब कोई चीज़ पहले से पैसा दिया जा रहा था तो उसका पैसा, और प्रत्यक्ष वित्त यानी कि डायरेक्ट हस्तांतरण, और अनुदान सहायता के रूप में 10,372 करोड़ रुपए बिहार सरकार को मिलने जा रहे हैं। यह नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार को एक वर्ष में अब तक की दी गई सबसे बड़ी वित्तीय सहायता होगी। पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में 21% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। नाबार्ड द्वारा बिहार सरकार को फंडिंग की जा रही है। पुनर्वित्त को उत्पादन ऋण, निवेश ऋण, विभिन्न वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों के धान खरीद कार्यों हेतु बढ़ावा दिया गया था, जबकि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के राज्य सरकार को प्रत्यक्ष वित्त की सहायता दी गई है। प्रत्यक्ष वित्त किसके लिए दिया गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पीने के पानी का इंतजाम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। कहीं पर भी लोगों को जीवन जीने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन का साधन हो गया, इसके लिए प्रत्यक्ष वित्त दिया जा रहा है, और धान वगैरह की खरीद के लिए बैंकों के लिए इसमें पुनर्वित्त की योजना चलाई जा रही है। अगला देखिए क्या है? किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, वॉरसेड विकास, जनजातीय विकास, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम, कौशल उद्यम विकास, वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम, इन सभी चीज़ों के लिए अनुदान सहायता भी दिया जा रहा है। अनुदान सहायता, प्रत्यक्ष वित्त और पुनः वित्त, ये तीनों मैंने बता दिया, 3 तरह के ऋण देकर 10,000 करीब में 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 10,000 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। अगला देखिए, नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है। कृषि से अधिक यह छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण परियोजनाओं विकास के उत्तरदायी है। ये एक सांविधिक निकाय है, यानी कि एक्ट द्वारा इसको स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। और क्या खासियत है इसकी? जो नाबार्ड है वो कभी भी आपको डायरेक्टली पैसा नहीं देती है। वो किसको पैसा देती है? सरकारों को दे सकती है, बैंकों को दे सकती है, आपको डायरेक्टली नहीं देगी। ठीक है, तो इसके लिए भी इसको याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देती, डायरेक्ट पब्लिक को पैसा नहीं देती है। ये पुनर्वित्त एक एजेंसी है जो बैंकों को ऋण दे सकती है, बैंकों को दे सकती है, सरकारों को दे सकती है, और सरकार के थ्रू आप तक ये पैसा पहुंचता है। अगले पर चलते हैं, डार्क मैटर को समझते हैं क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि डार्क मैटर उन कणों का बना होता है जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश का तात्पर्य पॉजिटिव या निगेटिव कुछ तो होगा, लेकिन डार्क मैटर पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ये कण डार्क हैं क्योंकि ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इनसे कोई भी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, इसीलिए डार्क कण कहे जाते हैं। जो एक विद्युत चुंबकीय घटना है और मैटर या पदार्थ के पास सामान्य पदार्थ की तरह द्रव्यमान होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के साथ अंतःक्रिया भी कर सकते हैं ये। अगला देखिए क्या है, हम जो ब्रह्मांड देखते हैं वो कणों पर लगने वाले 4 मौलिक बलों के बीच विभिन्न अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है। मौलिक बल 4 ही होते हैं। कौन कौन से बल होते हैं? तो एक होता है एटॉमिक, एक होता है कमजोर परमाणु बल, एक होता है मजबूत परमाणु बल, एक होता है विद्युत चुंबकीय बल, और एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अलावा कोई बड़े बल होते ही नहीं है। ओके, पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड को केवल 5% ही सभी पदार्थों से बना हुआ है, अन्य 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। पूरा ब्रह्मांड जो आप देखते हैं, जितने भी सूर्य, तारे, आपको ग्रह, नक्षत्र दिखते हैं,
ये सब केवल ब्रह्मांड का 5% हिस्सा है। बाकी ब्रह्मांड के 95% हिस्सा में क्या है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही है, जिसके बारे में अभी हम शोध रिसर्च कर रहे हैं। और इसके बारे में अगर हमने शोध रिसर्च कर लिया तो बहुत कुछ हमें ब्रह्मांड के बारे में पता चल जाएगा। दरअसल में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, हम लोग क्या पढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी की सबसे पहले क्या था, एक छोटा सा हिस्सा में बहुत बड़े हाईली डेंसिटी इनफाइनाइट डेंसिटी इनफाइनाइट द्रव्यमान इनफाइनाइट एक वस्तु इकट्ठी थी जो जिसमें बाद विस्फोट हुआ। इसी के विस्फोट के पश्चात से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन सवाल कहाँ पर आके खड़ा होता है कि जब बिग बैंग का विस्फोट हुआ उससे पहले क्या था, ये जो इकट्ठा था एक जगह, ये कहाँ से आया? मौलिक सवाल हैं ये, जिसका जवाब आज तक साइंस दे नहीं पाया है। साइंस बोलता है उससे पहले कुछ नहीं था, नथिंग। क्या बोलते हैं? नथिंग। तो नथिंग अगर था तो नथिंग से कुछ भी क्रिएट नहीं हो सकता है, नथिंग से समथिंग क्रिएट नहीं हो सकता है, नथिंग से नथिंग ही क्रिएट होगा। ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं था तो अचानक से कुछ आ गया। यही वो मूलभूत सवाल है जिसका जवाब खोजा जा रहा है। जिस दिन इसका जवाब मिल गया उस दिन बहुत कुछ हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्या है। पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड का 5% केवल पदार्थ है, बाकी 95% डार्क मैटर है। अभी तक गुरुत्वाकर्षण बल को इसके अत्यंत कमजोर शक्ति के रूप में कम समझा जाता था। यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अंतःक्रिया करने वाले किसी भी कण का पता लगाना आसान नहीं है। डार्क एनर्जी सैद्धांतिक प्रकार की ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करते हुए नकारात्मक प्रतिकारात्मक बल लगाती है। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आएगा बहुत सारा कुछ इसमें, कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको याद कर लीजिए। अगर इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है तो हालांकि पीटी में ही पूछा जाएगा आपसे। जैसे यूपीएससी ने, जब आपको याद है पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर आई थी सामने, ब्लैक होल की तस्वीर आई थी 2019 ईस्वी में, इसकी तस्वीर आई थी सामने। तो उसमें जून महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि ब्लैक होल की जो तस्वीर सामने आई है या गुरुत्वाकर्षण का जो वेव ढूंढा गया, इसी प्रकार का सवाल था, उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। बहुत ही छोटा सा सवाल था लेकिन बहुत ही उलझा हुआ सवाल था वो। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसे दूर से देखी गई सुपरनोवा की विशेषता की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जो ब्रह्मांड के त्वरित दर से विस्तार करने का खुलासा करती है। डार्क एनर्जी का अनुमान डार्क मैटर की तरह स्पष्ट रूप से देखे जाने के बजाय आकाशीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रिया के मापन से लगाया जाता है। डार्क एनर्जी डार्क मैटर को आसानी से देखा नहीं जा सकता क्योंकि प्रकाश का उत्सर्जन इनसे नहीं होता है। हम किसी चीज़ को तभी देख पाते हैं जब उससे प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उसको देख पाते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था, आज ही बताता हूं, लाइट ईयर का। जैसे आप बोलते हो ना कि 100 लाइट ईयर्स पहले की जो चीज़ें हैं उसको हम देख रहे हैं, यानी कि आज जो आप उसको देख रहे हैं ना, तो वो 100 साल पहले की फ़ोटो आप उसकी देख रहे हैं। मान लीजिए पृथ्वी से बैठकर आप किसी ग्रह को देख रहे हैं जो आपसे 100 प्रकाश वर्ष दूर है, तो उस ग्रह का 100 साल पहले जो स्थिति थी उसको आप देख रहे हैं, वर्तमान स्थिति को नहीं देख रहे हैं। कहीं पर कोई एलियन बैठे होंगे जो हमसे 100 प्रकाश वर्ष दूर हैं, 100 प्रकाश वर्ष दूर हैं, तो अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो उनको 1924 की घटना दिखाई देगी, जिसमें चोरा चोरी कांड के पश्चात जो घटनाएं हो रही थी भारत में असहयोग आंदोलन के पश्चात, वो सब दिखाई देगा उनको। प्रकाश वर्ष का तात्पर्य ये होता है। ठीक है, डार्क मैटर के एक आकर्षक शक्ति के रूप में कार्य करता है, एक प्रकार का ब्रह्मांडीय मोर्टार है जो हमारी दुनिया के को एक साथ में रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी प्रकाश को प्रतिबिंबित, अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता है। वही डार्क एनर्जी एक प्रतिकारक बल है जो एक प्रकार का एंटी ग्रेविटी जो ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर देती है। डार्क एनर्जी डार्क मैटर में अंतर को भी समझा दिया है मैंने। तो जो ब्रह्मांड का 3D मैप बनाया गया है, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की टीम भी एक शामिल थी, उस टीम के टीम लीडर का भी नाम आपको बताया है, पीटी फैक्ट के तौर पर ध्यान में रखिएगा उसको। तो इससे ब्रह्मांड के डार्क मैटर जो है इसका क्या रहस्य है, ये किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से चीज़ों को आकार देता है, गुरुत्वाकर्षण का वेव जो है उससे इसका क्या लगाव है, किस प्रकार का संबंध है, इन चीज़ों के बारे में, ये कॉम्प्लेक्स फिजिक्स के थ्योरीज़ हैं, इसके बारे में हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए इसी में क्या है कि डार्क एनर्जी दोनों में कहीं अधिक शक्तिशाली है, जो ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 68% है। डार्क मैटर कुल का 27% हिस्सा है, बाकी का 5% साधारण मैटर है, जिसे हम दैनिक आधार पर देखते हैं, जो परस्पर क्रिया करते हैं। यह ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करने में भी मदद करता है। डार्क मैटर का प्रमाण क्या मिला है? डार्क मैटर के मजबूत
अप्रत्यक्ष प्रमाण विभिन्न स्तरों पर दूरी के पैमाने पर परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए जब आप आकाशगंगा के केंद्र से इसकी परिधि की ओर बढ़ते हैं तो तारे की गति की अवलोकित क्षेत्र उनके अनुमानित आंकड़े के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता होती है। इसका तात्पर्य है कि आकाशगंगा में पर्याप्त मात्रा में डार्क मैटर है। ये कुछ इसके प्रमाण मिलते हैं हमें कि कहाँ पर हम इसको दृश्य रूप से देख नहीं सकते हैं क्योंकि इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसको हम नहीं देख सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन को ही ध्यान में रखिएगा, इंट्रोडक्शन को। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपके लिए कठिन होगा समझना। और अगले टॉपिक पर चलते हैं। आकाश तीर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में बेसिक जानकारी मैंने दे दी है आपको, जिससे आपको कम से कम इतना पता हो कि क्या है ये, ठीक है। और आकाश तीर प्रोजेक्ट देखिए, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे हम। देखिए क्या है कि स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग प्रणाली प्रोजेक्ट आकाश तीर, स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण व रिपोर्टिंग प्रणाली, मतलब कि वायु की रक्षा भी करता है और उसके बारे में कोई खतरा है तो रिपोर्ट भी कर सकता है। भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई की स्वदेशी अत्याधुनिक क्षमता के साथ एकीकृत तरीके से प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सशक्त बनाएगी। ये PIB से मैंने उठाया है, PIB से। आकाश तीर भारतीय सेना के युद्ध क्षेत्र में निचले स्तर के हवाई क्षेत्र की निगरानी करना। निचले स्तर का, भारतीय सेना अगर युद्ध क्षेत्र में है तो निचले स्तर के हवाई क्षेत्र में अगर कोई गतिविधि हो रही है तो उसकी निगरानी के लिए आकाश तीर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था। BEL गाजियाबाद के द्वारा सक्षम होगा और ग्राउंड आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों को प्रभावी और ढंग से नियंत्रित कर सकेगा। ग्राउंड पर कोई वायु रक्षा प्रणाली के लिए कोई हथियार तैनात किया गया है। अब अगर हमने क्या देखा, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत जो सेंसर्स बनाएंगे, जो निगरानी संयंत्र बनाएंगे, उसके द्वारा हमें पता चला कि निचले सतह जो है हवा का, वायु का, उसमें कोई गतिविधि हो रही है तो उससे जो ग्राउंड पर जो हमने हथियार रखे हुए हैं उससे हम फायर कर सकते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यही है प्रोजेक्ट आकाश तीर। भारतीय सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया। इसको जरूर ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ तो सीख ही रहे होंगे आप, कुछ तो सीखा होगा आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।